नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों साथियों। जैसे कि आपको पता है कि एनकेएस सर में नवल किशोर जांगीड़ के द्वारा आप लोगों को यहाँ पर बायोलॉजी 11th क्लास की एनसीईआरटी लाइन टू लाइन फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई जा रही है, तो इसका फायदा उठाइए और आपके मित्रों और आपके जो भी शुभचिंतक हैं उनके बीच इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अभी तक हम इसमें 2 चैप्टर पढ़ा चुके हैं, जीव जगत और दूसरा जीव जगत का वर्गीकरण, लिविंग वर्ल्ड एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आज हम यहाँ पर 3rd चैप्टर पढ़ने वाले हैं, वो है वनस्पति जगत। वनस्पति जगत में हम शैवाल के बारे में पढ़ेंगे, मतलब पादपों का विकास कैसे और कहां से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो प्लांट आए थे वो थे शैवाल। शैवाल से हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइटा से हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो हमारा 3rd चैप्टर है, यहीं से हमारी बॉटनी प्रॉपर तरीके से स्टार्ट होती है। यहाँ पर मैं आपको नई और पुरानी एनसीईआरटी दोनों का जो कंपैरिजन है वो करता हुआ बताऊंगा कि पुरानी एनसीईआरटी से कौन से जो टॉपिक है डिलीट हुए हैं, जो नई एनसीईआरटी में अवेलेबल नहीं है और आपको पढ़ने हैं नहीं है। एनसीईआरटी हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, किसी भी स्टेट का अपना जो कंपटीशन एग्जाम है, आरपीएससी वगैरह, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, जहां पर भी बायोलॉजी का नाम आ जाता है वहां पर एनसीईआरटी अपने आप में अपना वेटेज रखती है। और इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। बच्चों को हमेशा प्लांट डायवर्सिटी से बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो वही स्टार्ट कर रहे हैं। लाइन टू लाइन समझना। देखो यहाँ पर पहला तो इस चैप्टर में हम ये बात कर रहे हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं। पहला है शैवाल, दूसरा है ब्रायोफाइट, तीसरा है टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। यहाँ पर हम चारों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन एंजियोस्पर्म नाम आते ही हमारी पूरी बॉटनी स्टार्ट हो जाएगी। जो आपका 5th चैप्टर है कौन सा, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी, हम एंजियोस्पर्म के बारे में ही पढ़ते हैं। और जो 6 नंबर का टॉपिक है आप लोगों का पादप जीवन चक्र, वो इस बार नई एनसीईआरटी में नहीं है। इसमें 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों के आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं बेटा, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। पुरानी वाली एनसीईआरटी में पेज नंबर 31 से लेकर 45 तक ये चैप्टर है। आप लोगों को एनसीईआरटी ऐसी कर लेनी है कि एक किस पेज नंबर पे कौन सी लाइन पर क्या लिखा हुआ है, बार बार पढ़ोगे तो हो जाएगा। और नई वाली एनसीईआरटी का जो पेज नंबर है वो है 23 से लेकर 36। क्लियर? तो हम पढ़ते हैं इस चैप्टर को एनसीईआरटी से। चलो बेटा, यहाँ पर जो चैप्टर है मैं बता दूं, यहाँ पर क्लासिफिकेशन की वापस से बात करी है। तो यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो कायिक लक्षणों के आधार पर किया गया, फिर वो मान्य नहीं हुआ तो फिर प्राकृतिक लक्षणों के आधार पर, कायिक मतलब कृत्रिम, कृत्रिम यहाँ पर वर्ड था, फिर प्राकृतिक लक्षण जिसमें कायिक लक्षण के साथ साथ में लैंगिक लक्षणों को लिया गया, और फिर इसमें आगे वर्गीकरण किया गया। आगे का वर्गीकरण इसमें संख्याओं के आधार पर कि पुंकेसरों की संख्या कितनी है। फिर ये भी और ज्यादा अच्छा नहीं माना गया, तो और ज्यादा इसमें फाइलोजेनेटिक उद्विकासीय संबंध के आधार पर भी इसमें वर्गीकरण किया गया है। और फिर लास्ट में इसमें जो वर्गीकरण वाला पॉइंट है वो है साइटोटैक्सोनॉमी और कीमोटैक्सोनॉमी, कोशिकीय संरचनाओं के आधार पर और रसायन की संरचना और रसायन का जो कंपोजिशन होता है उसके आधार पर इसका वर्गीकरण दिया गया है। तो ये तो इसका इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन है, इसको हम फटाफट से पढ़ते हैं। देखो इधर अध्याय 3 वनस्पति जगत। पिछले अध्याय में हमने वीट टेकर द्वारा सुझाए गए सजीवों के प्रमुख वर्ग के विषय में पढ़ा था हम लोगों ने। वीट टेकर ने बात करी थी कौन कौन से किंगडम थे वीट टेकर के, मोनेरा, प्रोटिस्टा। कौन कौन से थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया, प्लांटी। इस अध्याय में हम प्लांटी, पादप जगत और वनस्पति जगत जिसे कहते हैं के बारे में वर्गीकरण के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे, या पादप का वर्गीकरण पढ़ा जाएगा। हम यहाँ इस बात पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि वनस्पति जगत के विषय के में समय अनुसार परिवर्तन आया है। फंजाई और प्रोटिस्टा जगत के जीवों में क्या थी, कोशिका भित्ति थी। ठीक है, अब प्लांटी वर्ग से निकाल दिया गया है किसको, मोनेरा और प्रोटिस्टा को। कोशिका भित्ति है लेकिन फिर भी उन्हें निकाल दिया गया है, यद्यपि वे पहले दिए गए वर्गीकरण के अनुसार एक ही जगत में होते थे। कौन, मोनेरा, प्रोटिस्टा और प्लांट। कौन से आधार पर, कोशिका भित्ति के आधार पर। यद्यपि साइनोबैक्टीरिया की बात करें, इसलिए साइनोबैक्टीरिया जिन्हें नीलहरित शैवाल कहते हैं अब शैवाल नहीं है, क्योंकि इनके मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर किससे मिलते हैं, बैक्टीरिया से मिलते हैं, इसलिए इनको मोनेरा में रखा गया है। इस अध्याय में हम प्लांट के अंतर्गत शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म के विषय में पढ़ेंगे। आओ हम इस तंत्र को और ज्यादा
प्रभावित करने वाले बिंदुओं को समझने के लिए एंजियोस्पर्म के वर्गीकरण को देखेंगे। पहले दिए गए वर्गीकरण में हम आकार के गुणों, जैसे कि कौन सी बात कर रही है, आकार के गुणों, प्राकृतिक रंग, पत्तियों की संख्या, आकृति के आधार पर दिए गए वर्गीकरण करते थे। ठीक है, वे मुख्यतः कायिक गुणों अथवा कुमंग की रचना के आधार पर था। लिनियस के अनुसार ऐसे वर्गीकरण कृत्रिम कहलाते थे। मतलब आप लोगों का क्वेश्चन आता है कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किसने दिया, लिनियस ने दिया कृत्रिम वर्गीकरण, क्योंकि उन्होंने बहुत ही समीप वाले संबंधित स्पीसीज को अलग कर दिया था। इसका कारण था कि यह बहुत ही कम गुणों पर आधारित था। कौन सा? कृत्रिम वर्गीकरण बहुत ही कम गुणों पर आधारित था। कृत्रिम वर्गीकरण में कायिक तथा लैंगिक गुणों को समान मान्यता दी गई थी। अब स्वीकार नहीं है। पहले कृत्रिम और कृत्रिम वर्गीकरण में कौन कौन से बात कर रहे हैं, कायिक लक्षण और लैंगिक गुणों को इक्वल मान लिया गया था, जो कि अब स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि कायिक गुणों में पर्यावरण के अनुसार परिवर्तन आता है। इसके विपरीत प्राकृतिक वर्गीकरण, तो पहला तो हमारा कौन सा आया, कृत्रिम वर्गीकरण, दूसरा अपना आया प्राकृतिक वर्गीकरण। जीवों में प्राकृतिक संबंध तथा बाह्य गुणों के साथ साथ भीतरी गुणों, जैसे कि आंतरिक संरचना, शरीर, भ्रूण विज्ञान तथा पादप रसायन के आधार पर विकसित हुआ। पुष्पी पादपों के इस वर्गीकरण को जॉर्ज बेंथम हुकर ने प्रस्तुत किया। जॉर्ज बेंथम तथा जोसेफ डॉल्टन हुकर ने प्रस्तुत किया। मतलब पुष्पी पादपों का सबसे बड़ा वर्गीकरण जो दिया है आप लोगों का, किसने दिया है, बेंथम एंड हुकर ने। यहाँ पर हमने दो वर्गीकरण की बात करी, तो कृत्रिम और दूसरा कौन सा था, प्राकृतिक। आगे हम इसमें बात करते हैं, देखो वर्तमान में हम जातीय वृत्तीयता वर्गीकरण तंत्र, फाइलोजेनेटिक वाला सिस्टम बोला था मैंने, जो विभिन्न जीवों में विकासीय संबंध पर आधारित हैं, को स्वीकार करते हैं। अभी हम फाइलोजेनेटिक वाला सिस्टम अपनाते हैं, जो हमारे पूर्वज है, क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसका संबंध बताता है। समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा है तो कमेंट में लिख भी देना, वरना बोलेंगे सर ऐसे पढ़ रहे हो। आगे मैं तरीका बताने वाला हूं कि इनको कैसे पढ़ना है। ये तो इंट्रोडक्शन है, इसकी बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों को, लेकिन शैवाल को कैसे पढ़ना है वो आगे बताएंगे। क्लियर? इससे यह पता लगता है कि समान टैक्सा के जीव एक ही पूर्वज थे। अब हम वर्गीकरण की कठिनाइयों को हल करने के लिए विभिन्न सूचनाओं तथा अन्य स्रोतों का उपयोग करते हैं, और भी कठिन हो जाता है उसके पक्ष में कोई भी जीवाश्म प्रमाण उपलब्ध ना हो। यदि हम किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में अध्ययन करने बैठे और उसके जीवाश्म प्रमाण हमें नहीं मिलेंगे तो हम विकासीय संबंध को नहीं बता पाएंगे। संख्यात्मक वर्गीकी, जिसे अब सरलता से कंप्यूटरीकृत किया जा सकता है। सभी अवलोकनीय गुणों पर आधारित सजीवों के सभी गुणों को एक नंबर तथा एक कोड दिया गया है और इसके बाद इसे प्रोसेस किया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक गुण को समान महत्व दिया गया है और उसी समय सैकड़ों गुणों को ध्यान में रखते हुए आजकल वर्ग की विद भ्रांतियों को दूर करने के लिए कोशिका वर्ग की साइटोटैक्सोनॉमी की सूचनाओं, जैसे कि क्रोमोसोम की संख्या, व्यवहार तथा रसायन वर्ग की, जो पादप के रसायन कारकों का उपयोग करते हैं। चलो भाई मैं इसमें बता दूं क्या भाई पढ़ना है आप लोगों को। देखो यहां पर हम बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन, कौन सा वाला, वर्गीकरण वाला। तो सबसे पहले हमारा कौन सा वर्गीकरण आया था, कृत्रिम। किसने किया था, लीनियस ने। किस पर आधारित था, किस पर आधारित था, बोलो 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 जल्दी बोलो, कृत्रिम गुणों पर, कायिक लक्षणों पर। क्लियर? दूसरा हमने ले लिया कौन सा, प्राकृतिक। वर्गीकरण किस पर आधारित था, कायिक प्लस लैंगिक लक्षणों पर। तीसरा हमने कौन सा लिया, जातीय
वृत्तीयता किस पर आधारित था? बोलो भाई, उद्विकासीय संबंधों पर। किस पर आधारित था बेटा? उद्विकासीय संबंधों पर। अभी तक हमने 3 पॉइंट पढ़े थे। कृत्रिम लीनियस ने दिया था, कायिक लक्षणों पर आधारित था। प्राकृतिक वर्गीकरण कायिक प्लस लैंगिक पर आधारित था। जातीय वृत्तीयता उद्विकासीय संबंधों पर आधारित था। फिर हमने इसमें चौथा जो पढ़ा वो संख्यात्मक वाला भी पढ़ा था। कंप्यूटर के आधार पर डाटाओं को प्रोसेस किया जाता था। 5वां इसमें है साइटो टैक्सोनॉमी, मतलब कोशिका की संरचना, जिसमें भी हम क्या पढ़ रहे थे? गुणसूत्र, क्रोमोसोम, देखो इधर, क्रोमोसोम की संख्या, उनकी संरचना, इसके आधार में पढ़ रहे थे। अब जो 6 नंबर का अपना था वो क्या था? कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी मतलब रसायन के आधार पर, केमिकल कंपोजिशन के आधार पर, रासायनिक संगठन के आधार, रासायनिक संगठन के आधार पर। तो इस तरह से ये 6 चीजें हमें इंट्रोडक्शन में याद रखनी है। पहला हमें क्या याद रखना है भाई? पहला तो कृत्रिम था जो लीनियस ने दे दिया। दूसरा प्राकृतिक वर्गीकरण कायिक प्लस लैंगिक लक्षणों पर। तीसरा जातीय वृत्तीयता उद्विकासीय संबंधों पर। संख्यात्मक पांचवा, छठा साइटो और छठा क्या था? कीमोटैक्सोनॉमी। क्लियर? यहां तक तो ये सवाल का इंट्रोडक्शन हुआ। आगे हम सवाल के किस तरह से हमें पढ़ना है उसके बारे में बात करेंगे। चलो भाई, एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है उसी पे आ जाते हैं हम लोग। यहां आ गए हम लोग शैवाल के बारे में। अब शैवाल के कौन कौन से पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं उसके बारे में बता दूं आप लोगों को। देखो इधर, जब हम शैवाल पढ़ेंगे सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे इसमें शैवाल का आवास। पहला कौन सा पॉइंट रहेगा अपना? आवास। कहां कहां पाई जाती है बेटा? शैवाल हमारी नॉर्मली जल में पाई जाती है। 2 प्रकार का होगा, अलवणीय जल और समुद्री जल। समुद्री जल। अब बेटा हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं तो बाहर से अंदर ही हमें उसकी इंफॉर्मेशन लेनी है। तो हमने हैबिट बता दिया, हैबिटेट मतलब कहां मिलेगा। दूसरा पॉइंट हमारा बात करेंगे इसका शरीर कैसा होगा। शरीर होगा बेटा थैलस के जैसा, चपटा थैलस के जैसा, जिसे हम क्या बोलते हैं? थैलॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? थैलॉइड। ठीक है। और यह परजीवी के रूप में भी पाई जाती है। जो एग्जाम्पल दिया आप लोगों का, स्लोथ, रीच, जो बियर है उसके ऊपर भी उग जाती है पानी में, नमावासा में। तीसरा पॉइंट अब इसमें पढ़ना चाहिए, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति कि भाई कोशिका भित्ति कैसे होगी इनकी? तो कोशिका भित्ति किसकी बनी होगी बेटा? सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैग्नोन्स, देन कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 मिनरल्स की।
क्लियर? ये होगी कोशिका भित्ति। और ये वाला पॉइंट आप लोगों को पुरानी वाली एनसीईआरटी में पेज नंबर 133 पर मिलेगा। क्लियर? कोशिका वाले भाग में। फिर इसमें हम पढ़ेंगे, ये तो रहा 3 पॉइंट। फिर चौथा पॉइंट क्या है, देखो इसमें शरीर संरचना। शरीर की संरचना बात करें तो ये कोशिकाओं की संख्या के आधार पर एक कोशिकीय भी हो सकती है। बहुत सारी कोशिकाएं होंगी तो ये समूह बनाकर रहती हैं, कॉलोनी जिसको बोलते हैं, कॉलोनियल। कॉलोनियल। और थर्ड तंतु में होगी धागे के समान। तो यहां पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं हरीशेवाल के। एक कोशिकीय कौन सी होती है? क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास। क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास। कॉलोनियल कौन सी है बेटा? एग्जाम्पल जो दिया हुआ है, उदाहरण वॉलबॉक्स। और तंतुमय का जो उदाहरण है वो है यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स। यहां तक ये 4 पॉइंट हुए। फिर 5वां पॉइंट आप लोगों को जो पढ़ना है इसमें, विभिन्न प्रकार के वर्णक। पोषण ले लेते हैं हम लोग। पोषण क्या होगा? स्वपोषी। स्वपोषी। लेकिन किसके कारण होता है ये? वर्णकों के कारण। वर्णक कौन से मिलेंगे? क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, चारों प्रकार के वर्णक मिलेंगे इसमें। क्लियर? और क्लोरोप्लास्ट में जो वर्णक है, जो क्लोरोप्लास्ट की शेप है, वो भी क्या होगी? अलग अलग होगी। नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे 6 पॉइंट, जनन। जनन इसमें तीनों प्रकार का मिलेगा बेटा हमें। पहला हम बात कर लेते हैं कायिक। किसके द्वारा? विखंडन के द्वारा होगा। मतलब जैसे कि ये तंतुमय शैवाल है। कैसी है? ये तंतुमय शैवाल है। देखो इधर, ये तंतुमय शैवाल है, ये इसकी सेल है। ये बीच में से टूट जाएगा, विखंडन। ये टूट जाएगा तो इससे एक शैवाल बनेगी, इससे एक शैवाल बन जाएगी। तो इस तरह से विखंडन हो जाएगा। दूसरा टाइप इसमें है आप लोगों का अलैंगिक जनन। वो किसके द्वारा होगा बेटा? बीजाणुओं के द्वारा। बीजाणुओं के द्वारा। और बीजाणु भी दो प्रकार के, कशाभ युक्त होते हैं तो उसे बोलते हैं चल बीजाणु। चल बीजाणु, चल बीजाणु, अचल बीजाणु। मात्राओं का देख लेना भाई, तुम बोलोगे सर ऐसी ऐसी मात्रा लगाते हैं। ठीक है, मात्राओं का ज्ञान होता था, मैं हिंदी पढ़ा लेता, बायो नहीं पढ़ा था। बीजाणु। क्लियर है बेटा? तो चल बीजाणु कैसे होते हैं? देखो ये बीजाणु है, इसमें ये कशाभ है। ये क्या है? कशाभ। तो इसको बोलते हैं चल बीजाणु। और जिसमें कशाभ नहीं होते, मतलब कशाभ अनुपस्थित है, उसको बोलते हैं अचल बीजाणु। और इसमें जो थर्ड प्रकार का हमारा लैंगिक जनन होगा वो होगा थर्ड, कौन सा होगा? लैंगिक जनन। कैसा होगा बेटा? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में युग्मकों के संलयन के आधार पर 3 प्रकार का, इसमें लिखते हैं
युग्मक संलयन के आधार पर तीन प्रकार का। कौन कौन सा होता है बेटा? पहला है समयुग्मकी, दूसरा है असमयुग्मकी, तीसरा है विषमयुग्मकी। इनके इंग्लिश नेम बोलूं तो होगा ये आइसोगेमस, ये होगा एनाइसोगेमस, बड़ा करके देखो फिर बोलोगे सर इतना कंजूसाई मत करो। और ये होगा ओगेमस। क्या होगा बेटा? ये ओगेमस। मैंने पहले बताया आइसोगेमस कैसे, यदि युग्मक जो बाहर से भी और अंदर से भी एक जैसे हो, बाहर से हमको ऐसे दिखाई दे रहे हैं, इनकी संरचना और शेप कैसी है बेटा? साइज और शेप एक जैसी है तो इसको बोलते हैं आइसोगेमस। असमयुग्मकी में एक तो बड़ा है और एक क्या होता है? छोटा, तो इसे बोलते हैं एनाइसोगेमस। और ओगेमस में नर युग्मक तो छोटा, ये मेल गेमेट, और फीमेल गेमेट क्या है? बड़ी, नॉन मोटाइल, और वो मोटाइल। तो इसका एग्जांपल आप लोगों का जो तीनों में मिलेगा वो है क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास इसमें भी है और इसमें भी है, तीनों में क्लेमाइडोमोनास इसका एग्जांपल है। फिर हमें कौन से पॉइंट हो गए बेटा? अपने जनन तक पहुंच चुके हैं हम लोग, ठीक है। अब आगे मैं एक और पॉइंट बता दूं, सातवां पॉइंट। सातवां पॉइंट इसकी बात करते हैं कि इनका शरीर कैसा होता है, हैप्लॉन्टिक होता है कि डिप्लॉन्टिक होता है। शैवाल का जो शरीर है, शैवाल की बात कर रहे हैं तो शैवाल में युग्मकोद्भिद होता है। युग्मकोद्भिद मतलब अगुणित, अगुणित। यदि 2n होता है तो उसे बोलते हैं स्पोरोफाइट। क्या बोलेंगे बेटा उसे? स्पोरोफाइट। और धीरे धीरे जो है ना युग्मकोद्भिद से स्पोरोफाइट पर ही जाते हैं प्लांट। कहां? शैवाल से ब्रायोफाइटा की और इसको बोलेंगे द्विगुणित। अब नोट, कुछ इंपॉर्टेंट नोट होते हैं जिनको मैं आप लोगों को भी बाद में दिखाऊंगा। क्लियर? यहां तक तो मैंने आपको ये बताया कि हमें शैवाल कैसे पढ़नी है, आप लोगों को शैवाल ऐसे पढ़नी है। क्लियर? पहला देखना है कि आवाज कौन सा है, फिर शरीर कैसा है, कोशिका व्यक्ति कौन सी है, शरीर की संरचना कैसी है, फिर पोषण कैसा है, उसमें वर्णक कौन से मिलेंगे, जनन कौन सा है, और समयुग्मकी असमयुग्मकी लैंगिक जनन है, और शरीर कैसा है, युग्मकोद्भिद है, गेमेटोफाइट है या स्पोरोफाइट है। एक इसमें पॉइंट होता है जीवन चक्र। तो 3 प्रकार का जीवन चक्र है, लेकिन इस बार एनसीईआरटी में से वो टॉपिक हट चुका है। तो हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी, शैवाल से स्टार्ट करते हैं अपना पॉइंट। देखो इधर समझ में आ गया होगा। अब तो आप लोगों को पढ़ना कैसे है, ऐसे ही पढ़ना। देखो इधर शैवाल क्लोरोफिल युक्त सरल थैलोइड स्वपोषी, मुख्यतः जलीय। हमने सारे पॉइंट पढ़ लिए। अलवणीय और समुद्री दोनों जगह पाई जाती है। अन्य आवास जैसे कि नम, पत्थर, मिट्टी व लकड़ी पर भी ये पाए जाते हैं। इसमें से कुछ कवक लाइकेन तथा प्राणियों के संगठन में भी पाए जाते हैं, जैसे कि स्लॉथ, रिच। शैवाल के माप तथा आकार में बहुत अधिक भिन्नता होती है। जैसे कॉलोनी बनाकर रहने वाली क्या है? वॉलवॉक्स है। और तंतु में क्या होती है? यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा। अब मैं वॉलवॉक्स का डायग्राम भी आपको बता दूं। देखो यहाँ पर एनसीईआरटी में ये इमेज दी हुई है, ये वॉलवॉक्स का डायग्राम है। वॉलवॉक्स के डायग्राम में ये चीजें इंपॉर्टेंट है। एक 2 प्रकार की कॉलोनी मिलती है, एक संतति कॉलोनी और एक जनक कॉलोनी। संतति कॉलोनी ये रही, मतलब नई बनने वाली कॉलोनी में इसमें नंबर पहले से ही फिक्स हो जाते हैं, कितने मेंबर रहेंगे, इसलिए
वॉल्वॉक्स कॉलोनी को हम सिनोबियल बोलते हैं। बेटा क्या बोलते हैं? सिनोबियल। ये आप लोगों का बीएससी में पढ़ाया जाता है। ये है यूलोथ्रिक्स धागे नुमा, इस तरह से ये है यूलोथ्रिक्स धागे नुमा। अब हम शैवाल पढ़ तो रहे हैं, लेकिन बेटा आप लोगों को ये भी बता दिया जाए कि शैवाल कैसी होती है। ग्रीन कलर की जो काई होती है, हरे रंग की जो शैवाल होती है, वो इस तरह से दिखाई देती है। किस तरह से दिखाई देती है? इस तरह से देखो, ये है काई, ये आप लोगों की हरी शैवाल। क्या है बेटा? ये हरी शैवाल, हरी शैवाल। अभी हम पढ़ेंगे आप लोगों की, ये भी क्या है? ग्रीन शैवाल है। क्लियर? अभी हम वापस अपने पोर्शन पे आते हैं जहां हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी वाले पॉइंट पे। देखो इधर पढ़ लिया हम लोगों ने। ये शैवाल तंतु में यूलोथ्रिक्स स्पायरोगायरा तक हो सकते हैं। इनमें कुछ शैवाल जैसे कैल्प बहुत बड़ी 100 मीटर तक होती है, पानी में तैरती रहती है। क्लियर? और ये किसमें आती है? ब्राउन एल्गी में आती है। जनन शैवाल में कायिक अलैंगिक तथा लैंगिक जनन करते हैं। कायिक जनन किसके द्वारा? विखंडन के द्वारा होता है। प्रत्येक खंड थैलस बना लेता है। अलैंगिक जनन विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं द्वारा होता है। सामान्यतः बीजाणु क्या होते हैं? जूस्पोर, जिसको हम बोलते हैं चल बीजाणु, ये लिखा हुआ। इसमें कशाभ फ्लैजेला पाए जाते हैं, चलायमान होते हैं और अंकुरण के बाद इनसे पौधे बनते हैं। लैंगिक जनन में दो युग्मक संलयित होते हैं, तो ये युग्मक कशाभिक युक्त और आकार में माप में समान होते हैं। तो कशाभिक फ्लैजेला जैसे कि यूलोथ्रिक्स और फ्लैजेला विहीन के समान होंगे। तो इसमें एग्जांपल क्या है आप लोगों का? स्पायरोगायरा। तो यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा। तो देखो इधर मैंने आप लोगों का ये बता दिया है, बताया था समयुग्मकी चल और अचल। चल का एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स और अचल का एग्जांपल है स्पायरोगायरा। असमयुग्मकी का एग्जांपल है यूडोराइना, ये लिखा हुआ। विभिन्न माप वाले दो युग्मक संलयित होते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? असमयुग्मकी। जैसे कि एग्जांपल है यूडोराइना। और कुछ स्पीसीज विषम युग्मकी होती है। लैंगिक जनन में एक बड़ा अचल जो रुका हुआ मादा युग्मक, एक छोटा चलायमान नर युग्मक संलयित होता है, जिसको वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस इसका एग्जांपल है। तो यहाँ पर ये तीनों मैंने बता दिए हैं, यहां से आप लोग इसको याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछ सकते हैं। क्लियर? विषम युग्मकी वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। फ्यूकस किसमें आता है? ब्राउन एल्गी में। क्लियर है यहां तक? तो चलो आगे। शैवाल वर्ग तथा उनके महत्वपूर्ण गुणों का सारांश तालिका में दिया हुआ है। बेटा आगे हम इसकी टेबल पढ़ेंगे। पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण के दौरान कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग कौन स्थिर करता है? शैवाल। क्यों करती है भाई? पृथ्वी पर हम बात करें कि 70% वाटर है, 30% नहीं लैंड है, तो 70% वाटर है, उस वाटर के सरफेस पर क्या है? शैवाल है, जो प्रकाश संश्लेषण करती है और CO2 को फिक्स करती है। क्लियर? आगे देखो, इसमें जीव होने के कारण शैवाल अपने आसपास के पर्यावरण में घुलित ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा देती है और ये ऊर्जा के प्राथमिक उत्पादक होने के कारण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जलीय प्राणियों के खाद्य चक्र का आधार है। क्या करती है? ये CO2 को फिक्स करेगी और फोटोसिंथेसिस करने के साथ ही उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ा देगी, जिससे जलीय जीवों को ऑक्सीजन मिलेगी। अब यहाँ पर कुछ इकोनॉमिक इंपोर्टेंट की बात बोली गई है, उसे हम रीड आउट कर लेते हैं, लेकिन इनके पॉइंट आगे आने वाले हैं अलग अलग एल्गी से। जैसे कि पोरफायरा लेमिनेरिया सार्गोसम, जो आप लोगों की कौन सी है? ब्राउन एल्गी की बहुत सी स्पीसीज जो समुद्र की 70 स्पीसीज में से है, भोजन के रूप में उपयोग की जाती हैं। कुछ समुद्री भूरे तथा लाल शैवाल बहुत ही अत्यधिक कैरागीन लाल शैवाल का उत्पादन करते हैं, जिसका उपयोग व्यवसायिक है। जिलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया से अगार अगार प्राप्त होता है। अगार अगार क्या होता है बेटा? एक जेली जैसा सब्सटेंट होता है, मतलब पाउडर है, उसका जेली जैसा वाटर मिलाकर बनाया जाता है और वो बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होता है। बताएंगे अभी आपको इसको। इसका उपयोग सूक्ष्म जीवों के संवर्धन तथा आइसक्रीम तथा जेली बनाने में किया जाता है। किसका उपयोग? एगार एगार का। क्लोरेला तथा स्पाइरुलिना, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से आप लोगों को याद रखना है। क्लोरेला तथा स्पाइरुलिना का उपयोग एक कोशिकीय शैवाल है, इसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है। यहां तक कि इसका उपयोग
अंतरिक्ष यात्री, इंपॉर्टेंट है ये, अंतरिक्ष यात्री भी भोजन के रूप में करते हैं। शैवाल 3 प्रमुख भागों में विभक्त की गई है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। तो यहां तक मैंने आप लोगों को इसके थोड़ा इकोनॉमिक इंपोर्टेंट बताया। एक पॉइंट आया अगार अगार, अगार अगार के बारे में भी देख लो आप लोग। ये है पैट्री डिश, बेटा ये होती है पैट्री डिश कांच की। जब आप प्रैक्टिकल करने जाओगे तो पता चलता है आप लोगों को, कांच की पैट्री डिश है और इसमें ये है अगार। क्लियर, ये अगार है। इस अगार पर हम लोगों ने थोड़े टाइम के लिए बैक्टीरिया रख दिए और बैक्टीरिया ने अपना नंबर बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। इससे संवर्धन माध्यम से क्या लेकर, संवर्धन माध्यम, ये बैक्टीरिया के लिए क्या है, संवर्धन माध्यम। और व्हाइट वाले क्या है, ये जीवाणु। ये जीवाणु, ये बैक्टीरिया ने अपनी ग्रोथ करना स्टार्ट कर दिया और इन्होंने क्या कर ली, देखो इधर पूरी एक कॉलोनी बना ली, ये है बैक्टीरियल कॉलोनी, ये बैक्टीरियल कॉलोनी बना ली। इस तरह से अगार अगार के द्वारा जीवाणुओं का संवर्धन किया जाता है। तो अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि शैवाल को कैसे पढ़ना है और शैवाल के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं उनके आधार पर ही शैवाल को वर्गीकृत किया गया है। जैसे कि शैवाल का सबसे पहला तो कॉमन नेम, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। फिर इनमें और लक्षण हैं कोशिका भित्ति के आधार पर और इनमें संचित भोज्य पदार्थ के आधार पर, युग्मकों में पाए जाने वाले कशाप के आधार पर इन्हें अलग अलग 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो आगे हम पढ़ते हैं क्या, शैवाल का वर्गीकरण। देखो इधर ये रहा हमारे पास में, पहली शैवाल कौन सी है, क्लोरोफाइसी, जिसको हम बोलते हैं हरी शैवाल। देखो क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी के सदस्य प्राय हरे शैवाल ये एक कोशिकीय कॉलोनीमय तथा तंतुमय होते हैं। मैंने आप लोगों को बता दिया था इसका डायग्राम, अभी एक कोशिकीय कॉलोनी बनाकर रहता है, तंतुमय हो सकता है। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी प्रभावी होने के कारण इनका हरी घास की तरह रंग होता है। क्लोरोफिल ए पिगमेंट जो है वो हरे रंग के लिए उत्तरदायी है। वर्णक सुस्पष्ट क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। क्लोरोप्लास्ट डिस्क की तरह, प्लेट की तरह, जालिकाकार, कप के आकार का व सर्पिल अथवा रिबन के आकार के हो सकते हैं। देखो बेटा इधर यहां पर क्या है, जैसे कि ये एग्जांपल दिया हुआ है क्लेमाइडोमोनास, ये है क्लेमाइडोमोनास, ये इसमें फ्लैजिला, इसमें ये कप के आकार का, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कैसा है बेटा, कप के आकार, कप के आकार का। क्लियर, और ये क्या है, इसमें कशाब। इसमें यहां पर एक और संरचना पाई जाती है इस तरह की गोलाकार, जिसे हम बोलते हैं पायरिनॉइड। क्या बोलते हैं बेटा, पायरिनॉइड, और ये स्टार्च और प्रोटीन की बनी होती है। तो ये संरचना है पायरिनॉइड। पायरिनॉइड की भोजन इसके रूप में संचित होता है। ठीक है, तो ये किससे मिलकर बनी होती है, स्टार्च प्लस प्रोटीन से। ये किसका डायग्राम है, क्लेमाइडोमोनास का। क्लेमाइडोमोनास का। तो हम पढ़ रहे थे यहां पर, देखो इधर इसके अधिकांश सदस्य क्लोरोप्लास्ट में एक अथवा एक से अधिक क्या रखते हैं, पायरिनॉइड। अभी हमने बताया पायरिनॉइड स्टार्च होता है। कुछ शैवाल तेल बूंद के रूप में भोजन संचित करते हैं और हरे शैवाल प्राय एक कठोर कोशिका भित्ति जिसकी भीतरी सतह सेलुलोज की तथा बाहरी सतह किसकी बनी होती है, पैक्टोज की बनी होती है। यहां पर देखो 2 सतह है, बाहरी सतह तो है पैक्टोज की, भीतरी सतह क्या है, सेलुलोज की। आप एबीसीडी बोलते हैं ना, तो सी पहले आता है और पी बाहर आता है। तो सी पहले आया तो सेलुलोज, पी बाहर आया तो पैक्टोज। क्लियर है, ऐसे याद रख लेना, इजीली याद हो जाएगा।
कायिक जनन प्राय तंतु के टूटने से अथवा विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं से बनने से होता है। अलैंगिक जनन फ्लैजेला युक्त जूस्पोर से होता है। बताया था फ्लैजेला युक्त जूस्पोर इस तरह के, ये फ्लैजेला युक्त जूस्पोर से होता है। जूस्पोर कहाँ रहते हैं भाई? बीजाणुधानी स्पोरेंजिया में रहते हैं भाई। जूस्पोर कहाँ रहते हैं? बीजाणुधानी स्पोरेंजिया में रहते हैं। में बनते हैं। लैंगिक जनन, लैंगिक कोशिकाओं के बनने में बहुत भिन्नता दिखाई पड़ती है। ये समयुग्मकी, असमयुग्मकी तथा विषमयुग्मकी हो सकता है। इसके सामान्य सदस्य क्या हैं? एग्जाम्पल जो दिए हुए हैं आप लोगों को याद रखने हैं, कौन कौन से हैं? क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा एंड कारा। और ट्रिक मैंने बताई थी इसको याद करने की, ये रही। यूएसए हैज वेरी क्लीन कॉलेज, वेरी क्लीन कॉलेज। यू से है आप लोगों का यूलोथ्रिक्स, एस से है स्पायरोगायरा, हैज का कुछ भी नहीं है, बी से है वॉलवॉक्स, सी से है क्लेमाइडोमोनास, सी से है कारा। अब बेटा यहाँ पर कारा नाम आया है तो कारा क्या है? एक ऐसा शैवाल है जो कहां पर आप लोगों का जल से निकलकर स्थल पर आया था, फर्स्ट शैवाल। अब नॉर्मली शैवाल के हम लोगों ने पढ़े थे कैरेक्टरिस्टिक, तो शैवाल के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में मैंने आपको बताया था कि शैवाल में जो कैरेक्टरिस्टिक का लक्षण हमने पढ़े हैं वहां पर एक नोट लिखेंगे, पर ये नोट की जगह छोड़ी थी। नोट क्या था? देखो नोट, शैवाल में जननांग, जननांग एक कोशिकीय व जैकेट विहीन होते हैं। क्लियर है? परंतु अपवाद स्वरूप, अपवाद स्वरूप कारा, जो कि हरी शैवाल है, कारा में जननांग या जननांग कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय। ये एनसीईआरटी से बाहर का है। वह जैकेट युक्त होते हैं। कैसे होते हैं? जैकेट युक्त। अब देखो मैं आप लोगों को डायग्राम बता दूं कैसा होता था ये कारा। पहले आता था डायग्राम, अभी तो आता नहीं है आप लोगों को कारा का डायग्राम। कारा ऐसा हुआ करता था, जैसे ये प्लांट है, इसमें ये इस तरह की ब्रांचेस हुआ करती थी और इस ब्रांचेस में भी इस तरह की संरचनाएं हुआ करती थी आपकी। अब इसमें भी एक संरचना इस तरह से ले ली हम लोगों ने, एक, तो इसको मैंने बाहर निकाल दिया। ये इस तरह से हुआ करता था। इसमें ऊपर वाला पोर्शन अंडधानी को बताता था, ये वाला पोर्शन, ये किसको बताता था? अंडधानी को। मतलब मादा युग्मकों का निर्माण होता था यहाँ पर, अंडधानी। और नीचे वाला पोर्शन बताता था किसको? पूधानी को। पूधानी, पूधानी ये रही पूधानी, ये है पूधानी। क्या है भाई? पूधानी, जिसको हम एंथ्रीडियम बोलते हैं, पूधानी। इनके नाम थे। पूधानी को बोलते थे ग्लोब्यूल। आप जब कोई मॉडल का क्वेश्चन सोल्व करते हो उसमें आता है। और अंडधानी को बोलते थे न्यूक्यूल। क्लियर? तो ये कारा का डायग्राम हुआ करता था। क्लियर है? ये नोट आई थिंक सब लोग क्लियर हो गया होगा। ये नोट इसलिए मैंने जगह छुड़ाई थी। तो अभी तक हमने पढ़ लिया है आप लोगों का क्लोरोफाइसी। आगे हम पढ़ेंगे इसमें फियोफाइसी। क्या पढ़ेंगे बेटा? फियोफाइसी, ब्राउन एल्गी। तो देखो इधर
आप लोगों की ये ब्राउन एल्गी है, ये कैसी है बेटा, भूरी शैवाल, भूरी शैवाल, ये भी भूरी शैवाल है और ये भी भूरी शैवाल है। ये पानी में 100 मीटर तक लंबी होती है, गहराई में पाई जाती है, इसलिए इसको कैल्प बोला जाता है। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, एनसीईआरटी के डायग्राम है, ठीक है। कौन कौन सा डायग्राम है ये आप लोगों के भूरी शैवाल का? ये है लेमिनेरिया, ये है आप लोगों का फ्यूकस और ये है डिक्टियोटा। लेमिनेरिया, फ्यूकस एंड डिक्टियोटा, क्लियर। तो इन संरचनाएं ये अभी आने वाले हैं, ये जो नाम बोल रहे हैं ना, वायु ब्लेडर, प्रपर्ण, मध्यशिरा, प्रपर्ण, छत्रिका वृंत, स्वप्नांक, प्रपर्ण, ये सब आने वाले हैं अभी हमारी लैंग्वेज में, इनको ध्यान से पढ़ना है आप लोगों को। नेक्स्ट सवाल अपनी जो है भूरी शैवाल, फियोफाइसी। फियोफाइसी अथवा भूरे शैवाल मुख्यतः समुद्री आवास में पाए जाते हैं। उनके माप आकार में बहुत अधिक भिन्नता होती है। सरल शाखित तंतु में जबकि एक्टोकार्पस, अभी डायग्राम बताया था मैंने आप लोगों का, लेमिनेरिया, फ्यूकस एंड डिक्टियोटा से लेकर सघन शाखित जैसे कि कैल्प तक हो सकते हैं। कैल्प की ऊंचाई, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, कितनी, 100 मीटर तक हो सकती है। इन्हें क्लोरोफिल ए व सी, कैटनोइड व जेंथोफिल होता है। तो वर्णक याद रखना है आप लोगों का, कौन कौन सा, ए होता है, सी होता है, किसमें, क्लोरोफिल, सी होता है, कैटनोइड होता है, जेंथोफिल होता है। इनका रंग जैतूनी हरे से लेकर भूरे विभिन्न प्रकार के शेड तक होता है। ये शेड जेंथोफिल वर्णक व फ्यूकोजेंथिन की मात्रा पर निर्भर करते हैं, मतलब इनका अलग अलग शेड आता रहता है, हल्का एंड डार्क। नेक्स्ट इसमें भोजन का संचय, इनमें जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन संचित होता है। यह लेमिनेरिया व मैनिटोल है। नाम याद रखना है, क्वेश्चन यहीं से बनेगा, इंपॉर्टेंट। ब्राउन एल्गी में भोजन कहां से, किस फॉर्म में संचित होता है, लेमिनेरिया एंड मैनिटोल के रूप में। क्वेश्चन आ गया, काय कोशिका में सेलुलोज से बनी होती है कोशिका भित्ति, बाहर की ओर एल्जिन, नाम याद रखना, का जिलेटिन स्तर होता है। प्रोटोप्लास्ट में लवक के अतिरिक्त केंद्र में राजधानी तथा केंद्रक होता है। क्लियर, इसका जो जीव द्रव्य है उसमें। पौधे प्राय संलग्न द्वारा आद्य स्तर सबस्ट्रेट से जुड़ा रहता है। अभी बताया था मैंने, ये अटैच्ड हो रहा था नीचे सतह से। इनमें एक वृंत बताया था, एक वृंत व एक पत्ती की तरह की संरचना प्रकाश संश्लेषी अंग होता है। एक इंपॉर्टेंट बात बेटा, अभी हम पढ़ रहे हैं जो प्लांट किंगडम में एल्गी से लेकर ब्रायोफाइट तक, एल्गी में रूट, स्टेम, लीफ ऐसी कोई संरचना नहीं होती, जड़, तना, पत्ती नहीं पाया जाता। ब्रायोफाइट में जड़, तना, पत्ती का निर्माण स्टार्ट होगा। क्लियर। इसमें कायिक जनन विखंडन विधि द्वारा होता है। अलिंगिक जनन नाशपति के आकार वाले 2 फ्लैजिला युक्त जूस्पोर द्वारा होता है। इसके फ्लैजिला असमान होते हैं, पार्श्वीय रूप से जुड़े होते हैं। जैसे कि देखो इधर, ये इस तरह से बोल रहा है, ये यूं बोल रहा है, इस तरह के फ्लैजिला होते हैं नाशपति के आकार के। एक फ्लैजिला ये निकलेगा, एक फ्लैजिला ये निकलेगा। क्लियर। इसमें लैंगिक जनन समयुग्मकी, असमयुग्मकी अथवा विषमयुग्मकी हो सकता है, तीनों प्रकार का हो सकता है। युग्मकों का जो संगम होता है वो जल अथवा अंडधानी विषम युग्म की स्पीशीज में होता है। युग्मक पायरिफॉर्म बताया था, नाशपति के आकार के हो सकते हैं और इसके पार्श्व में 2 फ्लैजिला होते हैं। सामान्य सदस्य एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया एंड सार्गोसम एंड फ्यूकस है। इसकी मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई हुई है, सेल डीपी। ऐसे है आप लोगों का सार्गोसम, ई से है एक्टोकार्पस, एल से है लेमिनेरिया, एफ से है आप लोगों का फ्यूकस एंड डी से है डिक्टियोटा और पी से है फियोफाइसी। क्या बोलते हैं इसको, फियोफाइसी, ब्राउन एल्गी को। अब थर्ड अपना इसमें है जो रेड कलर वाली है वो है रोडोफाइसी, बहुत छोटी है। रोडोफाइसी में बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि डीप गहराई में पाई जाती है और इसमें जीवन में कभी भी कशाभी की अवस्था नहीं पाई जाती युग्मकों में। पढ़ते हैं वर्णक इसमें कौन से पाए जाएंगे आप लोगों का, ए और डी पाया जाएगा। देखो
रोडोफाइसी लाल शैवाल, इनका लाल रंग वर्णक R5 के कारण वह अधिकांश लाल शैवाल समुद्र में पाए जाते हैं और इनकी बहुलता समुद्र के गर्म क्षेत्रों में अधिक होती है। ये पानी की सतह पर वह अधिक प्रकाश जहां होता है वहां पर भी पाए जाते हैं, समुद्र की गहराई में भी ये मिलते हैं, जहां प्रकाश कम होता है वहां भी ये पाए जाते हैं, मतलब सतह पर भी और गहराई में पाए जाएंगे। लाल शैवाल का लाल थैलस अधिकांश बहुकोशिकीय होते हैं, इनमें से कुछ संरचना बड़ी जटिल होती है और इंपॉर्टेंट भोजन किस फॉर्म में, फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। स्टार्च की रचना अमाइलो प्रोटीन जैसी ग्लाइकोजन की तरह होती है, ये याद रखने हैं आप लोगों को पॉइंट। इसमें कायिक जनन, विखंडन, अलैंगिक जनन अचल स्पोर द्वारा और लैंगिक अचल युग्मकों द्वारा होता है। लैंगिक जनन विषम युग्मकीय होता है। इसके पश्चात निश्चितौर विकास होता है। इसमें सामान्य सदस्य पॉलीसाइफोनिया, ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा एंड जिलीडियम है। इसकी ट्रिक है फोगो पर गिली गिली, सिम सिम देखो, क्लियर। ट्रिक देखो क्या है, फोगो पर पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, जिली जिली, गिली गिली, ग्रेसिलेरिया एंड जिलीडियम। यहां तक अपना ये पोर्शन जो था क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट पोर्शन क्या था, टेबल। अब हमने पढ़ तो लिया, लेकिन जो हमारी टेबल है उसके आधार पर इनमें क्या दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है, जो हमें पढ़ना है टेबल। इस पर आ जाते हैं, यहीं से आप लोगों के क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। आपको यही याद रखनी है, कौन सी है, ये है टेबल, ये इंपॉर्टेंट टेबल है। देखो शैवाल के डिवीजन, अनुभाग व उनके प्रमुख अभिलक्षण। सबसे पहला तो डिवीजन, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। सामान्य नाम हरी शैवाल, भूरी शैवाल, लाल शैवाल। प्रमुख वर्णक ए सब में आएगा, बी सी डी, फ्यूकोजेंथिन यहाँ आ जाएगा और फाइकोरिथ्रिन यहाँ आ जाएगा रेड कलर का। संचित भोज्य पदार्थ स्टार्च, मैनिटोल, लेमिनेरिया एंड फ्लोरिडीन स्टार्च। याद करने की ट्रिक है, ये क्लोरोफाइसी है, ये बहुत इजी याद आ जाएगा एस से। फियोफाइसी स्टार्ट होता है किससे, पी से, और हमारे देश के क्या होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, तो पीएम। पीएम तो एम जैसे आ जाएगा, मैनिटोल, लेमिनेरिया माइंड में आ जाएगा। रोडोफाइसी किससे स्टार्ट हो रहा है, आर से। आर क्या है, आर की स्पेलिंग जैसे बात करते हैं रोज, रोज का क्या होता है, फ्लावर, तो रोज का फ्लावर, फ्लोरिडियन स्टार्च हो जाएगा। कोशिका भित्ति सेलुलोज, सेलुलोज अथवा एल्जिन व सेलुलोज की बनी होती है। फ्लैजिला की संख्या, उनके निवेशन की उपस्थिति 2 से 8 समान व शीर्ष होते हैं, 2 होते हैं असमान व पार्श्व होते हैं, उसमें फ्लैजिला अनुपस्थित होते हैं। आवास अलवणीय, लवणीय व खारा जल, यहाँ सारे जल में मिलेंगे आप लोगों को, क्लियर। यहाँ तक ये अपना फर्स्ट पोर्शन एल्गी तो कंप्लीट हुई। इसके बाद हम ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे। इसमें कोई भी डाउट है आप तो कमेंट में लिख सकते हैं। लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।